एक पैथोलॉजिस्ट का कितना ज्यादा क्रूशियल रोल होता है? नहीं, मशीन आपको नहीं बता सकता, पैथोलॉजिस्ट ही बताएगा। मैं 4 बजे अपनी ड्यूटी से जा रही हूँ और मैंने अगर फॉर्म्स नहीं देखे, वो पेशेंट है, सुबह आने से पहले वो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। मैम, एक डिसेंट लैब ओपन करने में हमें 15 to 30 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और वो आपको 5 लाख पर मंथ का प्रॉफिट दे रहा है। तो मैम, ये एक मनी ब्रिंग ब्रांच तो है। IHC की आप देखोगे ना, इतनी सी वॉयल है जिसमें कॉस्ट अराउंड लैक्स। मशीन, हमारे पास मशीन है जिसमें ऑटोमेटिक IHC लगती है, ठीक है, वो मशीन का कॉस्ट अराउंड 50 लाख है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, यू कांट अर्न। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी ब्रांच में अर्न। जो ये कॉमन टेस्ट होते हैं जैसे कि CBC, ये कैसे कुछ जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में लोगों की सहायता करते हैं? बिगर ट्यूमर ऑलवेज मीन्स वर्स कैंसर। पैथोलॉजी ही डायग्नोसिस का ब्रेन है। कैंसर रिपोर्ट हो, बायोप्सी या ब्लड टेस्ट, सब यही डिसाइड होता है। Clinicians treat the patient, but pathologists decode the disease. The way we are decoding health on our YouTube channel Healthy India 101. तो आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट। मैम, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। Okay, so myself, Dr. Lakshinder. I'm senior resident pathology and I'm working in ESIC Faridabad. So thank you so much, ma'am, for being here on our podcast, and we are very grateful for that you took your time and are here. तो मैम, हमारे इस पॉडकास्ट पे पहले एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे हमारे फर्स्ट एपिसोड में, फिर हमने एक सर्जन को इनवाइट किया, गायनेकोलॉजिस्ट को इनवाइट किया। सब अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, बट नॉट एवरीबडी नोज इट। बट बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट माई सेल्फ, आई नो दिस कि आप एक पैथोलॉजिस्ट का कितना ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। जो भी क्लिनिशियन है, जो डिजीज को वो मैनेज कर रहे हैं, इसमें एक पैथोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, ये एक बार हमारे ऑडियंस को बताइए। pathologist is not only I cannot say कि it's a specialist of only one organ. We have to deal with everything, ठीक है। And in this, सर्जन ने डायग्नोस किया कि ठीक है, पेशेंट को एक स्वेलिंग था या पेशेंट को कुछ ब्लड में कुछ प्रॉब्लम था। he don't know. After seeing a CBC report, उसको नहीं पता कि मैलिग्नेंसी है, कैंसर है या ये कैंसर नहीं है। एक पेशेंट को अगर एक गांठ है तो वो गांठ कैंसर की भी हो सकती है, वो गांठ TB की भी हो सकती है, वो गांठ किसी फंगल इन्फेक्शन की भी हो सकती है। यहाँ से पैथोलॉजिस्ट का काम शुरू होता है। सर्जन ने या तो वहां से बायोप्सी किया, है ना, जिसे हम बोलते हैं टुकड़े की जांच, यस, ठीक है, और या उसने वहां से सैंपल लेके भेज दिया, या उसने वहां से FNAC, जिसे हम बोलते हैं सुई की जांच। ये सारी पैथोलॉजी सिर्फ एक काम नहीं है। इसके अंदर हम सुई की जांच करते हैं, हम ब्लड के टेस्ट करते हैं, हम इसमें टुकड़े का, जो हमारे पास टुकड़ा आता है, वो टुकड़ा 1.1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है और टुकड़ा 20 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। पूरा हमारे पास ऑर्गन आ सकता है, जैसे पूरी किडनी आ गई, पूरा लीवर आ गया। लेकिन उसमें है क्या, वो वहां से पैथोलॉजिस्ट का काम शुरू होता है। जैसे कि एक हमारे पास, जब मैं अपनी रेजिडेंसी कर रही थी, एक स्प्लीन हमारे पास आया। हमने पूछा कि आपने क्यों भेजा। एवरी टाइम हम हिस्ट्री लेते हैं कि क्यों आया, रेडियोलॉजी क्या है, जस्ट टू कोरिलेट कि कहीं हम कुछ गलत तो ना दे दें। उन्होंने बोला नहीं, हमें तो इन्फेक्शन लग रहा है, इसका स्प्लीन बड़ा था, तो आप बता दीजिए। और जब मैंने स्प्लीन को कट किया तो आई सॉ कि कुछ सिस्ट जैसा लग रहा है, इसमें अंदर कुछ है। बट तब तक भी वी आर ऑल्सो श्योर कि TB होगी, TB की वजह से इन्फेक्शन होगा। बट जब हमने उसको माइक्रोस्कोप में, हमारे पास स्लाइड आई एंड वी ऑल आर शॉक्ड, वो मैलिग्नेंसी थी। इट अ मैलिग्नेंसी, कोई पैंक्रियास से जो मैलिग्नेंसी आ रही है। तो एक तो मैलिग्नेंसी आना मतलब कैंसर आना, फैल गया। दूसरी चीज ये बताना कि ये कैंसर कहाँ का है। जैसे कि कुछ हड्डी का टुकड़ा हमारे पास आ गया, ठीक है, पेशेंट को फ्रैक्चर हो रहा है, हड्डी का टुकड़ा भेज दिया उन्होंने। तो जैसे अब एक बोन है, ठीक है, उसका एक टुकड़ा हमारे पास है, मल्टीपल डायग्नोसिस, ठीक है, कि या तो कोई हड्डी की बीमारी है, कि ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कुछ भी, या फिर कुछ एक मल्टीपल माइलोमा नाम की डिजीज होती है, वो हो सकता है। पर कैंसर्स भी आते हैं, ठीक है, लाइक फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, मेल्स में है प्रोस्टेट कैंसर है, लंग कैंसर हैं, जिसमें हड्डी में भी कैंसर चला जाता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत बार होता है। बोन मैरो आई, कुछ नहीं मिल रहा बोन मैरो में,
जो उसका मैरो आया था उसमें तो ब्लड है, जो बायोप्सी देखी उसके अंदर कैंसर। तो ये हमारे लिए मतलब व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड एज अ पैथोलॉजिस्ट ना, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मैंने क्या ब्रांच मतलब लग रहा था कि क्या ही ले लिया, पता नहीं कैसा होगा। बट डे टू डे जब आगे आगे बढ़ते गए तो लगा कि नहीं, इंटरेस्टिंग है ये चीज। पर इतना इजी नहीं होता डायग्नोसिस देना, हम ऐसे ही नहीं लिख सकते। मैलिग्नेंसी लिखना, कैंसर लिखना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आपने तो लिख दिया कैंसर, बट उसके बाद एक मरीज जो हमारे पास आ रहा है वो सिर्फ हमारे लिए पेशेंट होगा, लेकिन उसकी फैमिली के लिए वो उनका अर्निंग सोर्स हो सकता है। हम कैंसर दे दिया हमने, और अभी जो टाइम है ना वो चेंज हो चुका है। एक टाइम होता था जब सिर्फ ये बताते थे कैंसर है, कैंसर नहीं है। कैंसर में भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है या एडिनोकार्सिनोमा है, ऐसी दो नहीं। अब वो टाइम नहीं रहा। अब हर एक कैंसर में इतनी रिसर्च, जो सबको ही पता है कि इतना रिसर्च, जेनेटिक्स इतनी आगे आ चुके हैं कि हम ये भी बता सकते हैं इस जीन से ये कैंसर है, जी मैम, इस जीन से ये कैंसर है, और हर एक जीन की दवा है। जी मैम। तो यहाँ पे हमारा चैलेंज बहुत ज्यादा शुरू होता है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक कैंसर की एक क्लासिफिकेशन मतलब बताते हैं किस किस टाइप की चीजें हो सकते हैं, क्या क्या कैंसर में और टाइप्स हो सकते हैं। अगर आप आज से उनका सेकंड एडिशन, जबकि मैं बात करूं कि 2010-2012 में उठा के देखो तो सिंपल है। आज आप उठाओ तो उसमें बिल्कुल जेनेटिक्स है। अब एक होता है सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, है ना, कि मतलब यहाँ मेरी बाजू है, इसके ऊपर एक ऐसे स्वेलिंग हो गई, हमें लगेगा कि मांस की गांठ है, कुछ है। पेशेंट को भी घर बैठे यही लगता है यार पता नहीं क्या हो गया, हम भी इग्नोर करते हैं। एज अ डॉक्टर हम खुद इग्नोर कर देते हैं, यार पता नहीं क्यों सोजिश हो गई, पर वो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है। अगर आप उसकी क्लासिफिकेशन उठाओ तो वो 5 से 7 पेज की तो क्लासिफिकेशन है, जिसमें सिर्फ आप बता ही नहीं सकते वो सारे ट्यूमर एक जैसे इतने सिमिलर दिखते हैं। आप माइक्रोस्कोपी देख के भी नहीं बता सकते कि यार कौन सा ट्यूमर है। वेरी ट्रू। मैलिग्नेंट है मतलब ये कैंसर जो है ये अग्रेसिव ट्यूमर है या ये अग्रेसिव ट्यूमर नहीं है। इसमें कितना, हम ट्यूमर भी 2 तरह के होते हैं ना, जैसे हम बताएं कि एक मैलिग्नेंट है, एक बिनाइन है, मतलब जिससे कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। उसको बताने के लिए हमारे पास आता है IHC, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर। मतलब इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर वो चीज है कि जो उस कैंसर के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी जो एक कैसी उसकी नेचर है उसको बताने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें तरीके, टेक्निक्स कह लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो मार्कर ऐसे हैं कि एक मार्कर 2-3 कैंसर में भी आ सकता है। अब उसमें वहां दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा मार्कर होता है। यस मैम। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती है, मार्कर से भी नहीं हो पा रहा, अब आ गई है मॉलिक्यूलर। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, एग्जांपल दूंगी, ऑस्टियोसार्कोमा होता है बोन का। यस मैम। ऑस्टियोसार्कोमा ऑफ द बोन क्या है, जाए एक पेशेंट को, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। आपके घुटने पे चोट लगी, चोट लग के सोजिश हुई, ठीक है, वहां पे एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट बोलते हैं कि एक थैली सी बनी जिसमें खून भरा हुआ है, जी मैम। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ द बोन होता है, जिसमें बोलते हैं कि GCT ऑफ द बोन। बहुत कॉमन है, पेशेंट्स इनकाउंटर करते हैं जिनको एक्सीडेंट्स हो गए होगा। वो एक बिनाइन कंडीशन है, नॉर्मल है, दवाई देंगे सही हो जाएंगे। उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑस्टियोसार्कोमा में या मैलिग्नेंट जाइंट सेल। अब ऑस्टियोसार्कोमा ऐसा है, आप उसमें IHC लगाते जाएंगे। अब उसकी IHC जाइंट सेल ट्यूमर की IHC सेम है। ऑस्टियोसार्कोमा के बहुत सारे टाइप्स हैं, और जब आप ऑस्टियोसार्कोमा के लिए जाएंगे तो उसकी मॉलिक्यूलर ऐसी है कि आप 4 पेज लिख लीजिए उसके मॉलिक्यूलर में। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर का रोल शुरू होता है कि हम ऐसा सोचे कि कौन सा। अब पहले सबको यही लगता है, बाहर भी नॉर्मल लोगों को लगता है कि पैथोलॉजिस्ट क्या है, मशीन है, मशीन से काम नहीं। मशीन आपको नहीं बता सकते सब कुछ, पैथोलॉजिस्ट ही बताएगा। अभी तक तो हमने बात करी केसेस पे, अब हम बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है पैथोलॉजिस्ट की। अब जैसे ट्यूमर था, सर्जन ने कीमो दिया, हमारे पास भेज दिया, स्पेसिमेन आ गया, जो भी उससे निकाला टुकड़ा, ठीक है, चाहे वो मुंह का कैंसर है या गले का कैंसर है या कोई ब्रेस्ट कैंसर है, किडनी है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्जिन। जहां से कैंसर अब काट के भेज दिया, चाहे वो ऑर्गन भी निकाल दिया, लेकिन कितना उसमें उसमें हमारे मार्जिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। जैसे कि मुंह में ट्यूमर कितना नीचे जा रहा है,
हो सकता है अभी भी बॉडी में ट्यूमर पड़ा हो। अच्छा हो। तो वहां पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक तो है वो मार्जिन जहाँ से सर्जन ने काट के भेजा, और एक होते हैं हमारे मार्जिन। उसका भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसके बेस पे ही हम करते हैं उसको। अब उसमें मार्जिन को हमें देखना है, हमारे एक लिम्फ नोड जिसे हम बोलते हैं कि उसके थ्रू भी हमारा ट्यूमर जो है स्प्रेड हो सकता है। ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है। तो हमें उसमें सब कुछ बताना है कि कहाँ कहाँ पे ट्यूमर है हमारा, कहाँ कहाँ से ट्यूमर आगे जा रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक जो पैथोलॉजिस्ट का रोल है। इसके बाद जो मेन रोल आता है, सिर्फ हमारा इतना ही खत्म नहीं हो जाता, इमरजेंसी चीजें भी है हमारे पास। इमरजेंसी डिजीजेस में सबसे पहले आता है फ्रोजन सेक्शन। पेशेंट ओटी टेबल पे खुला यस है ना, और वहां पे ओटी टेबल पे सर्जन ने खोला और उसको कुछ लगा, वहां से वो अपना भेज सकता है टिश्यू हमारे पास। हमारे पास फ्रोजन के लिए एक अलग से मशीन है जिसमें हम क्विकली टिश्यू को एट अ टाइम उसी टाइम पे सेक्शन लेते हैं। Yes. उसी, क्योंकि हमें भी पता है एक टिश्यू को फिक्सेशन करना पड़ता है ना, फॉर्मेलिन में 24 आवर्स यस टू 48 आवर्स, लेकिन हमारे पास वो मशीन है, हम उसमें फिक्स करते हैं। इमीडिएट हमारा फिक्सेशन होता है टिश्यू का, इमीडिएटली हम उसको स्टेन करते हैं, देखते हैं, विद इन हाफ आवर हम बता देते हैं कि ये अभी। उससे सर्जन को मतलब मिलता है कि हाँ अगर तो कैंसर है तो वो अपना जो सर्जरी का प्लान चेंज कर ले इमीडिएट, ताकि पेशेंट को दोबारा एक और सर्जरी अंडरगो ना करनी पड़े। यस मैम। नेक्स्ट हमारा रोल आता है इमरजेंसी में। आप एक डिजीज होती है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है, जो कि ल्यूकीमिया का ही एक टाइप है। उसमें क्या होता है, खून का कैंसर मैम। खून का कैंसर। उसमें क्या है कि एक पेशेंट अपना दांत निकलवाने गया और ब्लीडिंग नहीं रुक रही, या फिर उसने सुबह ब्रश कर रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ठीक है। फीमेल्स में जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ठीक है, और इतना मतलब उसको वो बिल्कुल पेशेंट की हेल्थ जो है बिल्कुल खराब होती जा रही है, वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। और वो आप सिर्फ एक पेरिफेरल स्मीयर देख के आप बता सकते हो। आपने देखा पेशेंट का जो WBC काउंट, जिसे हम कहते हैं सफेद जो हमारे ब्लड होते हैं, वो बड़े हुए हैं। और आपने देखा, अगर आपने वो आज मैं 4 बजे अपनी ड्यूटी से जा रही हूँ और मैंने अगर फॉर्म्स नहीं देखे और पेशेंट है, तो मेरे सुबह आने से पहले पहले वो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा, वो शॉक में जाएगा, पेशेंट विल डाई। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टाइम पे होता है, क्योंकि उसके ड्रग है हमारे पास, हम इमीडिएट पेशेंट को ड्रग देंगे, पेशेंट सेव हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हिमोलिटिक अनीमियाज आते हैं हमारे पास। ऐसे हमारे पास एक हीमोफेगोसाइटोसिस ऐसी एक डिजीज होती है जो कि हम बता सकते हैं इससे पहले कि पेशेंट का मल्टी ऑर्गन फेलियर हो। तो बेसिकली पैथोलॉजिस्ट का रोल, जैसा जितना मुझे समझ आया, एक CBI का रोल होता है गाइस। मतलब पूरा एक आपको सब कुछ बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना है, ताकि जो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन है वो बेस्ट वे पॉसिबल ट्रीट हो सके। और जैसा कि मैम ने अपने मेडिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं, और बहुत इजी लैंग्वेज में भी मैम ने काफी चीजों को बताया है, चाहे वो खून का कैंसर हो, आप दांत निकलवाने गए और खून नहीं रुक रहा, बंद नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वो एक कैंसर हो सकता है। और वो एक बहुत बेसिक सी जांच होती है खून की, उससे आप पता कर सकते हो, और उसकी रोकथाम के लिए दवाइयां भी हैं हमारे पास। तो एक पैथोलॉजिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक सर्जन आपका सर्जरी टेबल पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक सर्जरी कर रहे हैं, और वहां पे बैक सपोर्ट होता है एक पैथोलॉजिस्ट का, जब जरूरत होती है वो अवेलेबल होते हैं। तो वी नीड टू नो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एक पैथोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है। इन जनरल मैम लोगों को ये लगता है कि पैथोलॉजिस्ट है तो एक डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, लैब होगा, और वो मस्त वहां पे पैसा लूटते हैं। एक बेसिक है ना, जांचें करेंगे और पैसा लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इट हैज एन इमेंस रोल, और आपका जो भी ट्रीटमेंट रिलेशन करते हैं, बिकॉज ऑफ द वैलिडेशन जो पीछे से डायरेक्शन देते हैं उनके ट्रीटमेंट का, पैथोलॉजिस्ट होते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने काफी सारी मतलब बहुत ग्लोरीफाइंग चीजें बताई, मैं भी काफी इंक्लाइन हो रही हूँ, आई एम लाइकिंग द सब्जेक्ट डेफिनेटली मोर। और जैसा कि आपने कहा था कि आप शुरू में आए तो आपको पैथोलॉजी लगा मैं कहाँ आ गई, है ना, मतलब एक होता है कि बहुत चैलेंजिंग सब कुछ लग रहा था। लाइक वी हैव रिसेंटली पास सेकेंड ईयर एग्जाम्स, तो मैम पैथोलॉजी वाज ऑलवेज अ सब्जेक्ट की अरे तुझे क्या दिख रहा है माइक्रोस्कोप के नीचे, कुछ नहीं दिख रहा, स्लाइड के ऊपर कुछ लिखा होता है, लाइट के नीचे से दिख जाता है तो हम उससे बता सकते हैं। तो ये एक एज अ मतलब MBBS ये एक चीट कोड होता है हमारा, नहीं समझ आता कुछ भी, सब एक जैसा ही लगता है ना। और 1 मिनट में टीचर आता है, देखो ऊपर तुम्हें नहीं दिख रहा उसकी एपिथेलियम कैसी है, हमें नहीं दिख रहा होता है। तो PG में जैसे एज एन MBBS वी डू नॉट हैव सो ग्लोरीफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ पैथोलॉजी, तो आप
इसके बाद क्या स्कोप है? अगर किसी ने एमडी पैथोलॉजी कर ली तो इसके बाद फर्दर क्या स्कोप्स है एक एमडी पैथोलॉजिस्ट के पास, वो आप अपने एक्सपीरियंस से और आपने जो भी चीजें फील की है बीइंग इन द फील्ड, वो आप एक बार बताइए हमें, मुझे भी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एज अ पैथोलॉजिस्ट ही अगर वर्क करते हैं तो उसी में ही आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप लैब में वर्क कर सकते हैं, आप एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आप बहुत सारे फेलोशिप कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक आजकल मॉलिक्यूलर इतना आगे आ गया है, जेनेटिक्स है, लाइक फ्लो साइटोमेट्री है, तो उसके लिए आपको उसके होती है फेलोशिप्स होती हैं उसके लिए। हिमाटोपैथोलॉजी पे आप कर सकते हैं। हिमाट में तो देयर इज लाइक आपके पास स्कोप ही स्कोप है, आप कुछ भी करिए उसमें। आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं, टी सेल आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च में है, ठीक है। और उसके अलावा आप सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं जिसमें आपका क्लिनिकल हिमाटोलॉजी होता है। आप ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप हिमाट में ही हिमाट ऑन्को कर सकते हैं। यस। तो देयर आर स्कोप्स। तो मैम ये अभी आपने ऑन्कोपैथोलॉजी का बताया, तो एज मेनी ऑफ लाइक दोज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड most probably knows her, like she is the queen of oncopathology, Dr. Anita Borges. She was from Tata Memorial Hospital and was known as the final authority in cancer pathology in India. Surgeons trusted her reports to make life-saving decisions. तो इससे काफी आई एम ऑलरेडी गेटिंग गूज़बम्प्स। तो आई थिंक शी हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच कि वो एक पैथोलॉजी का जो एक लेवल था, शी हैज लेवल्ड इट अप टू द नेक्स्ट लेवल। लाइक एज वी नो ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स होती हैं बहुत सारे रिनोन इंस्टीट्यूशंस में, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंसर केयर हॉस्पिटल्स। तो मैम वहां पे भी एक पैथोलॉजिस्ट का बहुत इमेंस रोल होता है, तो अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। ओके, जैसे ट्यूमर बोर्ड का कब हमारे को ट्यूमर बोर्ड की जरूरत पड़ती है, लाइक एक पेशेंट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था अबाउट ओस्टियोसार्कोमा, ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स होते हैं जहाँ पे अब हमने अपनी आईएचसी लगा ली, अब हमें नहीं समझ में आ रहा। अब हमारे इंस्टीट्यूट में अगर मॉलिक्यूलर नहीं होता है, वी आर, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे भी आईएचसी हम ऐसे नहीं दे सकते कि ब्लाइंडली ये भी लगा दो ये भी लगा दो, नहीं, दे आर कॉस्टली, ठीक है। एंड अगर आप बात करो तो एक आईएचसी जो है, अगर आप प्राइवेट में कहीं जाओ तो दे कॉस्ट फ्रॉम 2000 3000 टू 60,000 टू 70,000, तो इतना कॉस्ट है। तो हम ऐसे ब्लाइंडली नहीं लगा सकते, पहले हम अपने दिमाग में कुछ चीजें सोचते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हम उसके बेसिस पे लगाते हैं। जब ये सब वर्क नहीं करता, फिर एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग होती है कि जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट अपना बताता है कि उसको क्या उसने देखा, क्या हमें लगा, कैसा सेल था उसमें, कैसी उसकी प्रोलिफरेशन थी, आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं। लाइक अभी आप देखें कि मतलब ट्यूमर हम नहीं बता सकते, इतना अभी अग्रेसिव कहते हैं ना हम के, अगर रिसर्च हो रही है, नया ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, तो ट्यूमर भी अपने आप को बदल रहे हैं। आप लाइक मेरी थीसिस थी यूरोथेलियल कार्सिनोमा, जो कि ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा है ना, जिसे हम बोलते हैं पेशाब की थैली, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें हम दो चीजें बता सकते हैं कि जो वहाँ की मसल है, जो यहाँ की मांसपेशियां हैं, या तो ट्यूमर उसमें जा रहा है या ट्यूमर नहीं जा रहा। पहले बात यहाँ खत्म हो जाती थी, नहीं, अब नहीं खत्म होती है। अब इसमें क्या है, वो जो ट्यूमर जा रहा है मसल में, उसमें भी आगे टाइप्स हैं कि वो कहाँ से अराइज हो रहा है, वो किस सेल से अराइज हो रहा है, उसके लिए अलग अलग दवाइयां हैं। अब वहां पे हमारा ट्यूमर बोर्ड आता है, क्योंकि हम जब वो मॉलिक्यूलर कराना है हमें, जो हमारे यहाँ पे अगर नहीं हो पा रहा उसको हमें बाहर कराना है, तो हमें सबको कन्विंस करना पड़ेगा कि यस आई एम श्योर ये ट्यूमर ये है, और इसमें ये, जैसे कि एक स्क्वामस जो है वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, अब ये उसमें चेंज हो गया है। अब मुझे ये बताना है कि नहीं, अब ये ट्यूमर जो है इस इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक हो गया। जैसे आप लुकीमिया पे आ जाइए, हिमैट तो अगर आप उठा लेंगे ना, वो तो बिल्कुल ही मॉलिक्यूलर है। अब उसमें मैंने बता दिया अक्यूट लुकीमिया हो सकता है ना, या फिर तो उसमें भी क्या है, या तो बी सेल टाइप या टी सेल टाइप। अब उसके अंदर है आगे बहुत सारा जेनेटिक्स, कौन से ट्रांसलोकेशन, कौन सा रीअरेंजमेंट, अब उसके टेस्ट जो है हर इंस्टीट्यूशन में नहीं होते, तो उसके लिए हमारे को आगे बात करनी पड़ती है। कहाँ पे हम, तो वहाँ ट्यूमर बोर्ड में आपको उनको श्योरिटी देनी पड़ेगी, तो पैथोलॉजिस्ट का यहाँ बहुत है उनका रोल। और अगर आपने एक बार अपना जो है ना, आपने बना लिया एक ओहदा जिसे कहते हैं, या एक ऑरा जिसे कहते हैं कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, तो जैसे हम बात करें अनीता बोर्जेस मैम, तो
क्या कभी सोच भी नहीं सकते कि हम लाइफ में उनके जैसा बन पाएंगे या नहीं। यार हमारे सीनियर्स जो उनके स्टूडेंट्स रहे हैं जब बताते हैं हमारे प्रोफेसर्स की वो कैसी लेडी हैं, वो कितना मतलब कहाँ तक वो सोच सकती थी, तो हम सोचते हैं कि हम तो वहां तक सोच भी नहीं सकते हैं। Very true, ma'am. So I think like we can take some sort of motivation and inspiration ताकि हम भी अपने जीवन में उनके जैसा कुछ achieve करें. तो मैम like one more question I have to ask in the same lineage that pathology is one of the best doctor entrepreneur branches. लोग लैब ओपन कर रहे हैं और लोग जानते हैं कि एक पैथोलॉजिस्ट है तो वो लैब खोलेगा, डायग्नोस्टिक सेंटर खोलेगा, और वो ऐसा मानते हैं कि ये बहुत पैसा बनाने वाली ब्रांच है और पैथोलॉजिस्ट पैसा लूटते हैं कॉमन लोगों से. तो इस पे आपका क्या टेक है? हाउ डू यू सी दिस? ये तो जब मैं खुद भी पैथोलॉजी करने आई थी तो पीपल लाइक हाँ आप तो बहुत सारे पैसे कमाओगे. नहीं, पैसे नहीं आप ऐसे कमा हम एक रिसर्च भी है, इससे पहले आप ये आंसर दे. हमने एक रिसर्च किया, द मैन बिहाइंड द कैमरा हैज डन द रिसर्च, कि हम एक डिसेंट लैब ओपन करने में हमें 15 to 30 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और वो आपको 5 लाख पर मंथ का प्रॉफिट दे रहा है एज अ पैथोलॉजिस्ट. ऐसा है. एंड अगर एक एडवांस कैंसर लैब आप ओपन करते हैं तो 50 लाख to 1 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, 15 लाख पर मंथ का आपको रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा पर मंथ. तो मैम, तो आई थिंक इसका जो मनी कोटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है और वो सोसाइटी में रिफ्लेक्टेड है. दिस इज एन ओपन ट्रांसपेरेंट थिंग. तो मैम ये एक मनी बिगिंग ब्रांच तो है, पर वही है ना कि सब यही सोचते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स कोई नहीं देख रहा कि वो उसमें जो रिएजेंट्स आ रहे हैं, जो जैसे अभी मैंने बताया ना, एक आईएच से कि आप देखोगे ना इक्टिसिव ऑयल है जिसमें हार्डली 9 या 10 टेस्ट जो आप कर सकते हो, इट कॉस्ट अराउंड लाख समटाइम्स. ठीक है. मशीन्स, हमारे पास मशीन है जिसमें ऑटोमेटिक आईएच लगती है. ठीक है. वेंटाना के नाम से है हमारे, और ये मशीन है हर हॉस्पिटल्स में है, एम्स में है, इनमें है. वो मशीन का कॉस्ट अराउंड 50 लाख है. ठीक है. उसके जो रिएजेंट्स आते हैं दे आल्सो कॉस्ट अराउंड 1 लाख. वो है, बट मैं यही बोलती हूँ कि मेरे को एज अ पर्सनली अगर मेरे से कोई पूछे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है यू कांट अर्न. अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी ब्रांच में वेरी ट्रू. जब मैंने एमबीबीएस किया था तो लोग मुझे बोलते थे एमबीबीएस को 10,000 मिलता है, 15,000 वेरी ट्रू. बट आई नो आई स्टार्ट अर्निंग इन 2017 and till date I never like take any single penny from my parents. Wow, ma'am, wow. This is so amazing. And it's such an inspiration because I think, actually, ma'am, this podcast is also special. Like, I missed to tell this to our audience that you are our first female guest on our podcast. So, this has to be applauded and recognized as well. So, this I had to say. Ma'am is the first female guest on our podcast. So, till date, we had all the guests, male guests only. So you're the first guest, and the second one who's lined up is also a female guest. So today is very beautiful for me, and it's also very inspiring. Like, I am learning. You are sitting here, you are telling things. ऑडियंस तक ये बात जा रही है पर मेरे थ्रू होके जा रही है, तो जितनी चीजें मुझे समझ आ रही है, आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक यू मैम. वी कैन हैव अ कॉफी ब्रेक नाउ. सो आई थिंक अपने हक के लिए लड़ना इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ लाइफ. और आप मैम कल्चरली भी बहुत एक्टिव रहते हैं. लाइक वी हैव लाइक फेस्ट्स इन आवर कॉलेज, तो मैम का तो एक रहता ही है. मतलब नॉट एवरीबडी इज सो मच इन्वॉल्व, बट मैम एज अ पर्सन एंड शी वेरी एंथुसियास्टिक. हम कैसे आप, मतलब आपका डांस को लेके थोड़ा इंक्लिनेशन है, कैसे क्या? एक्चुअली देखो अभी पैथोलॉजी में आ गई हूँ मैं. इससे पहले भी लाइक आई एम नॉट द पर्सन आई एम टुडे. ठीक है. बहुत सारे लाइफ में हार्डशिप्स आते हैं तो आप अपने आप को चेंज करते हो. बहुत बैक एगो आई थिंक कि मतलब एक सिंपल पर्सन रहो, सिंपल लाइफ जियो, लेकिन देन आई चेंज माई सेल्फ. मेरे को लगता था कि हाँ अगर अब स्ट्रेस हो रहा है तो अपना डांस कर लो, और डांस करके जो आपको हैप्पीनेस मिलता है, या कुकिंग कर लो. तो यही मेरे पैशंस हैं, यही मेरी हॉबीज हैं. नाइस मैम. मैम आपकी एमबीबीएस की जो जर्नी, जैसे आप आज यहाँ तक हैं, आप अभी हम थोड़ा इससे पहले बात भी कर रहे थे ऑन आवर कॉफी, दैट आपका क्या जर्नी रहा है? आई थिंक ऑडियंस विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो दैट, लाइक जो भी रिलेट कर पा रहे हैं हमारी जर्नी से और जो मेडिकल बैकग्राउंड से स्पेसिफिकली, तो आपका क्या जर्नी रहा है? कैसे आपने 12th किया, फिर कैसे इंटरेस्ट? लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? It's very interesting. Yes. Very hard.
आई एम लाइक कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे कोई डॉक्टर था ही नहीं। फर्स्ट जनरेशन तो डॉक्टर। ऐसा चैलेंज, मतलब एक ऐसी फैमिली से आना जहाँ पे डॉक्टर बनना, लाइक जब आप ये बोल रहे थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, फ्रॉम अ नर्सरी क्लास का स्टूडेंट होता है ना, तो लोग बोलते हैं ना कि क्या बनोगे, तो आई एम लाइक मैं सिर्फ डॉक्टर बनूंगी और मैं नहीं तो पढ़ाई ही नहीं करूंगी आगे। वाह। तो पीपल नेगेटिव कमेंट्स देते थे, डॉक्टर्स का ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैंने अपने, मेरे फादर जो हैं, ही इज द बिगेस्ट सपोर्ट, एंड माय मदर, हाँ। वो हम 3 लोग ऐसे थे कि मैं और मेरी मदर, हम एक डॉक्टर के घर से दूसरे डॉक्टर के घर की कैसे डॉक्टर बनते हैं, क्या जर्नी होती है, कैसा आप रहता है, ठीक है, एक लड़की को डॉक्टर बनाना, ठीक है, एक, आई एम कमिंग फ्रॉम अ सिख पंजाबी फैमिली जहाँ पे एक लड़की को डॉक्टर बनाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वहां पे मेरे फादर, ही इज लाइक कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। तो मैंने अपना MBBS स्टार्ट किया, ठीक है। मैं को चाहिए था कि हाँ, ऐसा नहीं है कि इजीली एडमिशन मिला। मैंने, जब मेरे टाइम पे हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता था, और मैं गई राजस्थान, जयपुर, जहाँ के 8 आवर्स वहां तक मैंने ट्रैवल किया, और वहां जाके पता लगा काउंसलिंग कैंसिल हो गई। देन आई केम बैक। फिर पंजाब में मैं गई, वहां पता चला काउंसलिंग कैंसिल हो गई। फिर मेरी सीट जो थी किसी और को दे दी। पहले ऐसा होता था, पेड सीट्स और ये सब चीजें होती थी, बट मैंने हार नहीं मानी। आई एम लाइक कि अब मैं दोबारा बैठ के पढ़ूंगी, बट ठीक है, गॉड को कुछ और मंजूर था। सडनली मैंने यूपी का एक एग्जाम दे रखा था जिसमें आई गॉट 300 रैंक, और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं आ गई। अपना मैंने MBBS का जर्नी स्टार्ट किया। फिर अगेन वो जर्नी इजी नहीं था। आपके पास पीछे से कोई सपोर्ट नहीं, आपको खुद अपने आप को बनाना है। MBBS करने के बाद अब ये था कि आगे भी चैलेंज है ना, यहाँ नहीं रुक सकते, PG करना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि अपना नाम बनाना है, कुछ करना है, इस कंट्री के लिए कुछ करना है मुझे, पेशेंट्स के लिए मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ, मेरे को ऐसा कुछ है मेरा कि ड्रीम कि मेरे को करना है। तो मैंने अर्न करना शुरू किया। बहुत सारे लाइक 12 to 13 हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया, गवर्नमेंट जॉब करी है। तो मतलब आई वर्क फ्रॉम PGI चंडीगढ़ टू आई फोर्टिस हॉस्पिटल तक मैंने काम किया है। एंड हर जगह मैंने एक ही चीज फील करी है। फोर्टिस में आपको पता है ना कि पैसा वाला पेशेंट भी आएगा और PGI में गरीब पेशेंट भी आएगा, लेकिन जब उसका एक डायग्नोसिस आता है ना कि हाँ उसको कैंसर है या उसको ये बीमारी है, तो कंडीशन हर पेशेंट की सेम ही होती है। तो वहां पे अगर उसका डॉक्टर उसको प्यार से बोल देगा ना, तो वहीं पे ही पेशेंट को एक बिलीव हो जाता है कि हाँ अब मेरी लाइफ का कुछ हो सकता है। डेथ आप नहीं रोक सकते, वो इनएविटेबल है, लेकिन आप उसको एक जीने की उम्मीद तो दे सकते हो ना। तो एज अ डॉक्टर बस मैं यही फील करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जितना भी कर पाऊँ, एक किसी को एक जीने की उम्मीद ही दे दूं ना, तो वही मेरे को लगता है कि शायद मेरा ये जो व्हाइट कोट मैंने अर्न किया उसकी वैल्यू और उसकी डिग्निटी जो है मैं अर्न कर लूंगी। वाह मैम, दिस इज सो अमेजिंग। और अभी तो आप ESIC में हैं एंड वी नो दिस एंड वेरी इंस्पायरिंग, डेफिनेटली वेरी इंस्पायरिंग। एंड बीइंग अ गर्ल आई कैन रिलेट टू ऑल ऑफ इट। Like being a girl, we also have to fight certain things which people do not know. There are certain things which could not be said, they are unsaid, but they do exist. We have to fight for our existence, for our survival, but ultimately when we do, we rise like anything. So that is the beauty of this whole scenario. Thank you for putting light on it, ma'am. The last in this series, I would like to ask you, do you have any experience from your career? जैसे मैम आप एज अ पैथोलॉजिस्ट यू आर वर्किंग एंड आपने बताया कि कई बार जो क्लिनिशियन है वो क्लैरिफाई नहीं कर पाता पेशेंट को कि उसका एक्चुअल हेल्थ कंडीशन क्या है, या वो थोड़ा ब्रूटल, मतलब वो बता देते हैं, एक ऐसे ओपन करते हैं न्यूज को जो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिनायल है, पेशेंट उसमें ही रह जाता है और उसके साथ आपके पास आता है। तो और ये आपके साथ वेरी, आई थिंक वेरी फ्रीक्वेंटली होता होगा, है ना? तो अब आप यूजुअली कोई चीज डायग्नोस करते हैं, अगर वो कैंसर है, आई थिंक वेरी कॉमन, कैंसर इज वेरी कॉमन दीज डेज। तो एवरी सेकेंड डे यू आर जस्ट सेइंग अ पेशेंट, या आप वो रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो आपके लिए इमोशनली ये कितना चैलेंजिंग होता है? और आपके एक्सपीरियंस में कोई केस जिसने आपको इमोशनली हिला दिया हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप एक शेयर कीजिए हमारे साथ। लाइक जब भी आपके पास एक कोई बायोप्सी आती है, उसमें ये लिखना कि ये ट्यूमर है, ये तो एक चैलेंज है। चलो ट्यूमर है हम लिख देंगे, लेकिन उसके वहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि मेरे सिर्फ ये लिखने से कि ये ट्यूमर है बात खत्म नहीं होगी।
क्लिनिशियन भी बेचारा नहीं कुछ कर पाएगा, उसको भी चाहिए कि एक मेरे को मिले कि हाँ दिस टाइप, और वो उसी की टारगेट थेरेपी है, उसी की जो भी ड्रग है वो स्टार्ट करे। तो वहां पे हमारा चैलेंज शुरू होता है कि अब हमें क्या लिखना है। अब एक यंग पेशेंट है, और मतलब या चाहे वो एक यंग पेशेंट है चाहे एक ओल्ड पेशेंट है, हमने जो लिख दिया उसके बाद उस पेशेंट का जो फ्यूचर है उस पर डिपेंड है। यस। तो बहुत ही एक ये चैलेंज है। और अगर मैं एज अ पैथोलॉजिस्ट या एज अ डॉक्टर ही मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एज अ डॉक्टर या सिर्फ एज अ डॉक्टर कोई भी ब्रांच हो कितना इम्पोर्टेंट होता है। लाइक आई वाज व्हेन आई वाज एमबीबीएस कोविड टाइम में आई वाज वर्किंग समवेयर, वहां पे एक पेशेंट आया, पेशेंट के घर वाले लाए कि भाई ये तो डेड है, मर चुके हैं, आप देख लो। बट मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। पेशेंट का ईसीजी कराया, पेशेंट ठीक है, पेशेंट ठीक था। पर पेशेंट को सडनली सीजर्स आने लगे और पेशेंट ने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, उसका किडनी फेलियर था। पेशेंट वही है कि फैमिलीज हैं, बाहर रहते हैं, सब बिजी होते हैं, कई बार पेरेंट्स भी अपना नहीं बता पाते। सडन उनका जो किडनी फेलियर उनको चल रहा था और उनका शुगर ड्रॉप हो गया, पेशेंट का आरबीएस। तो मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था, मैं अकेले ड्यूटी पे हूँ, कैसे मैनेज। पर अब जल्दी से जितना हो सकता है पेशेंट को मैनेज करना स्टार्ट किया, और वो पेशेंट ही दैट पेशेंट सर्वाइव्ड। हाँ। एंड मतलब एक पेशेंट जो कि सब ये सोचे थे ब्रॉड डेड था, वो पेशेंट दैट पेशेंट सर्वाइव्ड। और जब वो पेशेंट अपनी डायलिसिस कराने आता था, लाइक आफ्टर 6 मंथ्स 7 मंथ्स, जब वो बिल्कुल सही हो गए, खुद से वो अपनी डायलिसिस कराने आते थे, तो दे यूज टू टेल मी कि तुमने मेरे को सच है, अच्छी नाम डेफिनेट। एंड सेकंड केसेस कि कोविड टाइम में एक फैमिली आती थी, ऐसे फादर और उनका बेटा था, ऐसे 24-25 का, जो कि न्यूली डायग्नोस्ड विद लुकीमिया, एक्यूट लुकीमिया। तो उसके फादर अपने बेटे को लेके आते थे फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि अब लुकीमिया है, उसका ब्लड बार बार कम हो रहा है, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, कोविड में नहीं है कहीं जाने को, तो वहीं आएंगे जो पास में है। हम पेशेंट का जब ब्लड स्टार्ट करते थे तो उसके फादर वो बाहर बैठ के रोते थे, यूज्ड टू क्राई कि मेरे मेरे बेटे को ऐसा क्यों हो गया। तो मैं क्या कर सकती थी, मेरे को भी पता है कि डिजीज है, लेकिन उनको मोटिवेट किया, उनके बेटे को मोटिवेट किया कि नहीं तुम नेगेटिव मत हो, क्योंकि उस टाइम कोविड टाइम पे सारी काउंसलिंग्स बंद हो चुकी थी। काउंसलिंग करना, उनको उनको एक ब्लड लगाना है, और उसके बाद जो आपको रिगार्ड्स मिलते हैं ना, ये सब काम करने पे, तो दे आर लाइक आप इमोशनल, हमेशा आप इन चीजों को लेके इमोशनल रहते Yes, हो। I'm very true. Even सुनना भी बहुत ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, and that is how life goes. People think कि doctors की life बहुत lavishing होती है, but every time I interview like any doctor, you be sitting here or previously I have done, all their experiences have like literally put goosebumps on me, and I'm like इतना challenging life है, इसलिए तो MBBS नहीं ली थी। मैंने तो सुना था MBBS में मजे ही मजे होते हैं, पता नहीं सारे मजे कहाँ चले गए। तो that is how it goes. So ma'am, something interesting from your life now. Do you have any, as we know, like आपको traveling बहुत पसंद है, and मैम के Instagram की bio में सारा डिटेल है, you can go and check out। मैम अपना हैंडल आप बता सकते हैं for those who are interested। तो it's under the scope, मैम का मैंने वो नेम बता दिया है, just go and find it out। तो मैम, do you have any memorable like travel experiences that have taught you something unique about yourself or your profession? लाइक जैसे कहीं पे भी हम ट्रेवल करते हैं ना, तो जब भी अपनी आईडी देते हैं, दे आस्क यार डॉक्टर हो, एंड भी आदत हो गया ना हर जगह डॉक्टर लिखने का। तो आई वेंट लद्दाख। लद्दाख में इतना ऑक्सीजन शॉर्टेज रहता है, तो देयर इज वन फैमिली, ठीक है, बिहाइंड अवर लाइक अवर कार के बिहाइंड देयर इज खारडुंगला पास, है ना, व्हिच इज द हाईएस्ट रेंज। Yes, ma'am. पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकल के बेहोश होकर गिरते जा रहे हैं, एंड माय फैमिली दे आर टेकिंग फोटोज। एवरीवन इज लाइक आप कैसे फोटोज ले रहे हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को एक चीज बताया था, विच आई रेड, है ना, समवेयर इन बुक्स, कि आप पानी पीते रहना, पानी में भी कुछ ऑक्सीजन होता है, तो यू विल फील गुड वहां पे, और सब नॉर्मल है। तो एक फैमिली थी, वो आ गई हमारे पास कि अब हम आपके साथ ही रहेंगे, आप हमें भी गाइड करो। तो ऐसा आपके एक्सपीरियंस होते हैं। और कई बार आप मतलब ऐसे जाते हो ट्रैवल करने, तो वहां पे अगर किसी को कोई जरूरत है, किसी को कोई
वहां पे कोई आप मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एज अ डॉक्टर मैं अपना रोल वहां पे हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि खुद को इतना एजुकेट करके रखो कि आप कहीं पे भी किसी की भी जितनी हेल्प हो सकती है आप कर सको। यस मैम, ट्रू। ताकि हमारे साथ वो ना हो कि एक जैसे एक मीम आई हैव सीन समवेयर कि मतलब एरोप्लेन में वो पूछते हैं ना कि डू वी हैव एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड एंड देयर इज अ पीएचडी डॉक्टर हु सेज या आई एम द डॉक्टर एंड समबडी इज हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट and he is like no I am वो वाला doctor. So guys, kindly do not confuse a PhD doctor and a doctor in real are different. We can save lives. One more question in line ma'am, ये ऑडियंस रिलेट कर पाएंगी कि जो ये कॉमन टेस्ट होते हैं जैसे कि सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हिंदी में खून की जांच भी कहते हैं, खून की जांच में आपका एलएफटी भी आता है और कुछ एलर्जन पैनल्स होते हैं, ये कैसे कुछ जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में लोगों की सहायता करते हैं, और अगर हम ये छोटी जांचें करा ले तो इससे कौन सी बड़ी समस्याएं जो है नॉर्मल लोग वो बचा सकते हैं, अगर वो टाइमली ये सारे डायग्नोस्टिक्स कर लेते हैं तो वो कौन सी कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जिन्हें बेसिक टेस्ट से वो प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो कॉम्प्लिकेट ना हो। तो खून की जांच से सबसे पहले तो अनीमिया जो हमारे इंडिया में इतना कॉमन है, आई एम वन ऑफ देम। प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, उनको बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज ऐसी हैं जिनको घर पे कोई इलाज ही नहीं देता है ना, कि अगर 2 बेटी हो गई तो तीसरी बार उसको कोई लाएगा नहीं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ब्लड का टेस्ट होता है, तो उसे आप एक टेस्ट से बता सकते हैं कि अब वही बात है ना, अनीमिया भी एक तरह का नहीं है कि सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी हो गई या B12, उसमें भी बहुत सारा है। अब आपने एक पेशेंट का कराया और उसमें आपको न्यूक्लिएटेड आरबीसी जैसे मिल रहे हैं, है ना, एनआरबीसी जैसे हम बोलते हैं, कि कोई हीमोलिटिक अनीमिया भी तो हो सकता है ना, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है ना, तो ये सब कैसे हमें पता चलेगा? खून के जांच से, है ना, सीबीसी से। आप एक पेशेंट है घर बैठे हमारे पास आते हैं ना, यहाँ पे होम सैंपल्स आते हैं, होम सैंपल में उसका काउंट बढ़ा हुआ है, टीएलसी काउंट बढ़ा हुआ है, तो आप कुछ तो सोचोगे ना क्या है पेशेंट को। एक जैसे होता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, CLL है, पेशेंट ऑलमोस्ट पेशेंट को कभी कुछ नहीं होता, पेशेंट घर पे बैठा है आराम से, उसने टेस्ट कराया और उसका काउंट है 2-2.5 लाख, 3 लाख, 7-8 लाख भी हो सकता है, और आपने देखा उसमें क्या होता है, नॉर्मल लिम्फोसाइट्स ही होते हैं जो प्रोलिफरेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही और टेस्ट है, लाइक पेशेंट को बुखार हुआ, बुखार अगर है उसको और आपने उसका सीबीसी करा लिया तो उसमें मलेरिया आप बता सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे आप ऑर्गेनिज्म हैं जो आप देख के उसमें बता सकते हैं, तो सीबीसी सिर्फ एक सीबीसी नहीं है। तो मैम जैसे आपने अभी इसको बताया सीबीसी तो चलो बहुत कॉमनली क्लिनिशियंस जो हैं वो कहते हैं कि आप करवाइए, तो मैम आप कुछ वैसे टेस्ट के आप नाम बताइए हमारी ऑडियंस को, जैसे अगर वो कराते हैं जनरल पब्लिक या एक हेल्दी इंडिविजुअल है जो अपेरेंटली हेल्दी दिख रहा है हमें, और वो अगर वो जांचें कराता है तो जैसे बीमारियां हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीजों को प्रिवेंट कर सके, वो कौन सी जांचें हैं? ठीक है, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं ना कि लाइफ हमारी कैसे हो गई है कि हम बैठे रहते हैं एक जगह पे, सिडेंटरी लाइफ। पहले लोग खेतों में काम करने जाते थे, तो उस पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपको आज की डेट में बताऊं, हेल्दी इंडिविजुअल बाहर से लग सकता है, लेकिन उसको अपना सीबीसी, अपना KFT जो कि किडनी का फंक्शन टेस्ट होता है, लीवर का फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, हमारी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, पूरा जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है वो, और एक होता है HbA1c जो आपको बताता है कि 3 महीने से आपकी शुगर जो है कैसी चल रही है। आप जो हम पढ़ते हैं ना किताब में कि हाँ ये दिखेगा, मरीज को भी पता होता है कि ज्यादा पानी पीऊंगा या ज्यादा मुझे प्यास लगेगी, भूख लगेगी तो मेरे को शुगर नहीं। आजकल टाइम बदल चुका है और आप अपने कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सडन हार्ट अटैक्स, यंग डेथ्स जो है इंक्रीज, वेरी कॉमन। अभी पहले बोला जाता था कि जिसको हाइपरटेंशन है, लेकिन आप अगर आप देखें, चेक करें, अमेरिका ने बहुत सारी स्टडीज रिलीज करी हैं जिसमें पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है लेकिन उसको क्या है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी नहीं था। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, किडनी फेलियर, पेशेंट को कुछ नहीं है, सडनली पेशेंट को किडनी फेलियर हो गया और पता चलता है उसका क्रिएट जो है 7 है। यस, तो ये सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपने टेस्ट कराते रहें रेगुलरली, जिसको हम रूटीन चेकअप्स भी कहते हैं। तो do not miss your routine checkups, and I think after a certain age also, like 35 के बाद अब है ना 40-35. One more question I have to ask, like do you think कि as a doctor अगर एक पेशेंट है, वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहा है, तो वो रूटीन चेकअप्स कराने जा रहा है और वो 15,000 20,000 उसको ऑलमोस्ट, ये मैं लोअर रेंज आपको बता रही हूँ,
तो क्या वो सारे टेस्ट अफोर्ड कर सकता है? तो उसमें से कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो उन्हें मिस नहीं करने चाहिए? सारे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, Yes. बहुत सारे लोग हैं ना, तो उसमें सीबीसी, फिर हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, और ये तो हमारे को अपना कराना ही है। और अगर वो HbA1c कराता है बहुत अच्छी बात है, यस इट्स कॉस्टली टेस्ट, लेकिन अगर वो अपनी ब्लड शुगर को ही मॉनिटर करता है तो वो भी एक उसकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर उसमें वो मॉनिटर करता है तो इट्स वेरी हेल्पफुल। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आई थिंक तो एकदम से बता दे सकता है कि आपका शुगर लेवल क्या है, करंट स्टेटस। तो मैम वन मोर क्वेश्चन इन दिस लाइन, दिस इज द लास्ट इन दिस सीक्वेंस। अगर जैसे आपने काफी सारी चीजें, पैथोलॉजिस्ट का रोल और कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, सब आपने बताया है, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग। लेकिन अगर कल को, जैसे आपको पता है कि एआई का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है अभी, है ना, तो अगर कल एआई और एडवांस हो जाता है, मशीन्स और ये सब बहुत एडवांस हो जाता है, तो क्या पैथोलॉजिस्ट रिप्लेस हो सकते हैं? नहीं, एआई जो है वो नहीं रिप्लेस कर सकता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा ब्रेन और जो हमारी आंखें हैं ना, उसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे कि आई वांट टू टेल कि प्लेटलेट काउंट होता है ना, अब ऐसे मशीन्स आ गई हैं जो आपको हेल्प करती हैं प्लेटलेट काउंट करने में, लेकिन वो ये नहीं बता सकते अगर प्लेटलेट, उसमें भी प्लेटलेट का टाइप होता है, प्लेटलेट का बहुत सारा रेशो होता है कि लार्ज प्लेटलेट्स है, जाइंट प्लेटलेट्स हैं। जो जाइंट प्लेटलेट है वो आरबीसी के साथ काउंट करती है मशीन। तो मशीन आपको एक एरिया दे सकती है कि इस एरिया में आप प्लेटलेट काउंट करिए या इस एरिया में आप मैलिग्नेंट सेल काउंट करिए, लेकिन मशीन आपको टाइपिंग करके नहीं दे सकती। एंड ऑल्सो लाइक जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है ना, वो आजकल लोग मैम बहुत कॉमनली कर रहे हैं, ये एक जनरल थिंग है, पीपल डू what that they put their report on AI, Yeah. like on any app, and they just ask for all the details like information, और उन्हें लगता है कि हम सेल्फ मेड डॉक्टर्स हो गए, बट दे डू नॉट नो व्हाट अ क्लिनिशियन और व्हाट अ डॉक्टर इज गोइंग टू आस्क, कि आपका पहला कोई हिस्ट्री है या पहले किसी एसोसिएटेड एलर्जीज या कुछ तो नहीं है, कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज, एवरीथिंग इज नॉट इन द रिपोर्ट, बट दे पुट द रिपोर्ट, दे आस्क फॉर सम मेडिकेशन एंड दैट माइट be fatal to their lives. And I think ये हम हर podcast में बोलते हैं, do not let AI dominate you. Rather dominate AI by your like wise thinking. Use it wisely, not risking your lives. तो it was a very interesting part, और जो भी पैथोलॉजी से associated areas है, मैम ने बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों पे information दी है, हमें enlighten किया है। तो मैम एज अ डॉक्टर, लाइक वी नो यू, मैम हैज टॉट अस लाइक व्हेन वी वर इन सेकेंड ईयर, तो हमने आपको, आपकी जर्नी को भी थोड़ा सा तो देखा है। तो जैसे आप काफी एक्टिव है, पीजी काउंसिल हो या कोई भी कॉलेज में स्ट्राइक हो, है ना, यू क्वाइट एक्टिव इन दैट। अभी आई गेस रिसेंटली हमारे कॉलेज में एक स्ट्राइक हुई है, होती ही रहती है, आई थिंक एक साल से कुछ ज्यादा ही कॉमन हो गया है। तो मैम उस पे एज अ डॉक्टर आपको, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ इट? लाइक मतलब एज अ डॉक्टर, मतलब एज अ पर्सन मुझे ऐसे लगता है कि जहां भी कुछ गलत हो रहा है आवाज वहां मुझे खड़े होना है। बट मैंने अपने मेडिकल जो फील्ड है उसमें ये देखा है कि बहुत सारे लोग इन चीजों से डरते हैं। तो मेरी यही है, डॉक्टर्स जो भी मेरे कलीग्स हैं या मेरे जूनियर्स हैं, डरो नहीं, अपने हक के लिए लड़ना, कभी डरना नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो वहां पे आप आगे खड़े हो, और आपका कभी भी अगर आपने वहां पे एक आवाज उठाई अपने कॉलेज में, कुछ भी आपको ऐसे लग रहा है जो जजमेंटल नहीं है या जो सही नहीं है, और अगर आप वहां पे आवाज उठा रहे हो तो बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा। और पेशेंट केयर हमेशा ही, अगर डॉक्टर ही मेंटली खुश नहीं है तो पेशेंट केयर कैसे करेगा? वो अपना दिमाग जो अपना 100% वहां कैसे देगा? यस मैम। सो आई थिंक अपने हक के लिए लड़ना इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ लाइफ,